क्या हुआ मम्मी, बहुत शांत बैठी हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊं, बहुत डिस्टर्ब हूँ आज मैं। अरे मम्मी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप हमसे नहीं बता सकती हैं? क्या हुआ? अरे बेटा, जानती हूँ, तेरी मौसी का फोन आया था, बता रही थी कि अपने बेटे की शादी तय कर ली हूँ मैं। अरे वाह मम्मी, तो क्या हुआ? अरे जानती नहीं हो कितना दहेज उनको मिल रहा है? पता नहीं कौन सी गाड़ी बता रही थी, कोई गाड़ी मिल रहा है, 51 लाख रुपए नगद मिल रहा है। क्या बताऊं मैं। अरे मम्मी, इतना दहेज मिल रहा है मौसी को? हाँ बेटा, देख ले वही अपनी मौसी को, कितना दहेज मिल रहा है उनको। मैं तो अपना बेटा यूं ही डुबो दिया, झूठी लालच में आकर के। अरे तेरी मौसी का लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है ना, तो मेरा भी लड़का तो सरकारी नौकरी कर रहा था। कौन सा उसके पास मुझसे ज्यादा जमीन जायदाद है? लेकिन देखो, उसको इतना ज्यादा दहेज मिल रहा है और मुझे, मैं तो धोखे धोखे में अपना लड़का डुबो दी। अरे मम्मी जाने दो, फालतू टेंशन मत लो। हम लोगों के जो नसीब में था वो हमको मिला। भाई की शादी हो गई और बहू घर पे आ गई। अब क्या फायदा है फालतू का टेंशन लेने का? अब क्या फायदा है मम्मी सोचने का? अब तो सांप हाथ से निकल गया ना, अब लाठी पीटने से कोई मतलब थोड़ा निकलेगा। हाँ बेटा, हम कितने में लुट गए। मेरा बेटा पढ़ा लिखा, नौकरी, जमीन जायदाद सब कुछ मेरे पास, लेकिन देखो हमको दहेज में कुछ भी नहीं मिला। और तेरी मौसी के, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही एक मकान है और वही उनका लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है बस। लेकिन आज उनको इतना ज़्यादा दहेज मिल रहा है, वो खुशी से पागल हो रही हैं। अभी तो मिल रहा है तब इतना खुशी से झूम रही है, जिस समय सारा सामान उनके घर पे आएगा तब वो क्या करेंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, वो किचन में घी खत्म हो गया है, घी थोड़ा सा मंगा दो, रोटियों पे लगाना है। अरे बहू, इतना ज्यादा धरती मत फोड़, एक आध टाइम सूखी रोटी खा लेगी तो इतना पतली नहीं हो जाएगी, समझी? फिर तो 1 आधा किलो घी से काम भी नहीं चलता, तुझको तो पूरा 1 कनिस्तर घी चाहिए, तब जाके तुम्हारा कहीं पूरा पड़ता है। मम्मी जी, मेरी बात नहीं है, मैं तो सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन अभी सब लोग खाने के लिए पड़े हैं ना, पापा जी, तो इन लोगों को मैं कैसे दूंगी सूखी रोटी? अरे भाभी, घी 2,000 रुपए किलो हो रहा है, मंगवा लो अपने पापा से 2-4 किलो घी, उसके बाद खाओ खूब बैठ के आराम से। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं अपने पापा से क्यों घी मंगवाऊंगी? क्यों बहू? अरे तेरे पापा तो बता रहे थे कि उनके यहाँ भैंस बंधी हुई है और घी भी होता होगा, तो वहीं से मंगवा लो ना 10-5 किलो घी, तुम भी खा लेना, सब लोग खा लेंगे। मम्मी जी, 10-5 किलो घी नहीं होता है, लेकिन घर का खर्च चल जाए बस इतना ही घी होता है घर पे। और ऊपर से वैसे भी हम 3 बहनें हैं, मम्मी किस किस को घी देंगी? लो मम्मी, खा लो घी। एक बात मेरी बहू सुन, अभी अपनी माँ को फोन करके बोल कि 10 किलो घी यहाँ भेज देंगी। वैसे शादी में तो कुछ खास लेना देना किया ही नहीं, तो कम से कम घी भेज दिया करें। वैसे शादी में कुछ खास लेना देना तो किया ही नहीं, कम से कम घी भेज दिया करें। अरे नीयत खराब है तेरे माँ बाप। मम्मी जी ठीक है, मैं घी के लिए बोल दूंगी मम्मी को, लेकिन मम्मी जी पहले आप दीदी को समझा लो, मैं इनकी बड़ी भाभी लगती हूँ। एक किस तरह से मुझसे बात कर रही है? इनकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, इनको इतनी तमीज होनी चाहिए किससे किस तरह से बात करना चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? ऐसे कैसे मेरी बहन के लिए बात कर रही है? जी आप मुझे बोल रहे हो, इन्हें भी देख लो, ये कैसे हमसे बात कर रही हैं। मैं इनकी बड़ी भाभी लगती हूँ। क्या कहा उसने? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। हाँ सही कहा आपने, वो आपकी अपनी है ना, तो आपको हमेशा सही ही लगेंगी, पर मैं तो पराई हूँ ना। ये फालतू की बकवास तू मुझसे मत कर। मैंने तो नहीं कभी समझा तुझे पराई, लेकिन अपने वाले कुछ काम कर ले। और हाँ, आइंदा से मेरी माँ से, मेरी बहन से कभी ऊंचे आवाज़ में बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ऊंची आवाज में? अरे रहने दे भाई, अभी 2 दिन नहीं हुए इसको घर में आए, और इसका बस चले ना कि मुझे घर से निकाल दे। अरे ये कौन होती है तुझे घर से निकालने वाली? ज़्यादा बकवास करेगी ना तो मैं इसे ही घर से निकाल दूंगा। गलती तेरी नहीं है बहू, कर्म तो हमारे ही खराब थे। एक से एक बढ़िया रिश्ता आ रहा था लड़की के लिए, पर कर्म में तो तू हमारे लिखी थी ना। अरे सत्यानाश हो उस बिचौलिया का जिसने तेरा विवाह कराया था यहाँ। अरे पहले तो बहुत फेंकता था, तेरा बाप ये दे देगा, वो देगा, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अरे मम्मी, वो बिचौलिया तो एक अंगूठी में बिक गया होगा, इसका बाप पहले ही कह दिया होगा ना, मेरी बेटी की शादी करवा दे, तेरी एक अंगूठी पक्की। उसने झूठ बोल बोल करके हमें फंसा दिए। दीदी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? ये छोरी, फालतू नहीं बोलना, मुंह बंद कर ले अपना, सीधे मैं बता दे रही हूँ। मम्मी,
मैं फालतू नहीं बोल रही हूँ, बस ये समझा रही हूँ कि दहेज के पैसों से घर नहीं चलता है। ऐसे कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? अभी से क्यों हैरान हो रहा भाई? देख ना, इसकी कितनी लंबी जुबान है। अरे तू बहू नहीं, एक मैडम लेकर के आया है। मैडम दीदी, इतना बोलना अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए। आपकी भी शादी होगी, आपको भी दूसरे के घर जाना है। अरे बहू, तेरे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसी बात करने की? देख ले भाई, एक घी के लिए मम्मी ने कह दिया था कि अपने बाप से घी मंगवा ले। इसी घी के लिए इसने इतना कलेश करके रख दिया है। कितना सुना रही है, देख ले खुद ही तू। अरे बेशर्म है बेशर्म, कलेश पे कलेश करती जा रही है। अरे देख ले कितना बेशर्म है, कलेश करके कैसे चुपचाप चली जा रही है। जरा सा भी इसको शर्म नहीं है। देख ले भाई, कितनी लंबी जबान है अब तेरे बहू की। मम्मी के सामने आज तक चाची नहीं बोली है, लेकिन इसको देखो, इसको ताड़ाताड़ जवाब देती चली जा रही है मम्मी को। इसकी कहानी मम्मी मेरे अच्छे से समझ में आ गई। ये जब तक पिटेगी नहीं ना, तब तक ये सुधरेगी भी नहीं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। सुबह शाम जब तक इसको दो दो थप्पड़ नहीं लगेंगे ना, तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। अरे हाँ भाई, और ये काम अभी कर लेगा ना, तभी ये सुधरेगी, नहीं तो आगे चल के कंट्रोल में भी नहीं आने वाली है। अरे मम्मी, मैं तो इसको आज ही पीट देता, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अभी नई नई ये आई है, इस पर क्यों हाथ उठाऊं। लेकिन अब मेरे समझ में आ गया कि बिना पिटे ये सुधरने वाली नहीं है। अरे मम्मी, आँख खोल करके देख लो अच्छी तरह से। आपकी बहू धन लेकर के आई कि नहीं आई ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ जुबान बहुत लंबी लेकर के आई है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे जबान काटनी बहुत अच्छे से आती है। अरे आ गए तुम दोनों, कैसा लगा बेटा लड़का? बात बन गई कि नहीं? हाँ अंजलि की माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है और बात भी बन गई है, उन्हें कोई परेशानी भी नहीं है। और माँ जानती हो, हरियाणा पुलिस में है लड़का। अरे ये तो बहुत बढ़िया लड़का है बेटा। घर बाहर कैसा बन रहा है बेटा उसका? माँ एकदम अपने जैसा घर बन रहा है, नंबर 1 फर्स्ट क्लास। नई कोठी बन रही है और ज़मीन जायदाद सब कुछ अच्छा है। अरे वाह, फिर तो बेटा बात बढ़ाओ आगे। अरे हाँ माँ, क्यों नहीं, उन लोगों को कोई परेशानी भी नहीं है, वो खुश हैं इस रिश्ते से। हाँ, वो लोग तो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, लेकिन मैं ही मना कर दिए। क्या? पर क्यों? अरे अंजलि की माँ, तुम जानती नहीं हो, उन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए उन्हें। हाँ जी, तो फिर क्या हो गया? अरे उनका लड़का भी तो देखो, सरकारी नौकरी है, जमीन जायदाद सब कुछ है, घर है, और क्या चाहिए? और रही बात दहेज की, आजकल तो सब दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा है? हाँ तो पापा क्या हुआ, थोड़ी बहुत अगर ज़मीन निकल ही जाएगी, लेकिन अपनी अंजलि अच्छे घर में तो पहुंच जाएगी ना। अरे बेटा, तुम नहीं समझोगी, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने बहुत दुनिया देखी है, बातों से ही इंसान को पहचान लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक बार तुम ज़मीन बेच करके अंजलि की शादी कर दोगे, वो अच्छे घर में पहुँच जाएगी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो लोग शादी के बाद कुछ नहीं मांगेंगे। अरे हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, काबिल है, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंजलि के अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी पढ़ी लिखी है, उनको इस सब से कुछ भी मतलब नहीं है, उनको बस सिर्फ दहेज से मतलब है। और जो लोग आज अपने मुंह से दहेज मांग रहे हैं बेटा, हमको तो ये ज़रा सा भी नहीं लगता है कि शादी के बाद उनका लालच ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, दहेज मांगने वालों से ज़्यादा ना दहेज देने वाले गलत होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बड़ी खूबी में जानबूझकर दहेज देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी में दहेज देना पड़ता है। लेकिन दहेज देने से ही ना आजकल के लोगों में दहेज का लालच बढ़ गया है। आजकल लोग बहुओं के गुणों को नहीं देख रहे हैं, देखते हैं तो बस यही कि बहू क्या लेकर के आई है। अरे बहू क्या लेकर के सामान आई है वो तो सबको दिखाई देता है, लेकिन बहू अपने अंदर में क्या गुण लेकर के आई है ये किसी को नहीं दिखाई देता है। तुम्हें पता है अंजलि की माँ, वो जो अपना पड़ोस में लड़का रहता था दिलीप, उसकी एक लड़की थी कोमल, वो आज रात में फांसी लगा ली। क्या? बता रहा था कि उसके ससुराल वाले दहेज के बहुत लालची थे और उसके ऊपर दहेज का दबाव बना रहे थे। वो लड़की अपने पिता की मजबूरी को देखते हुए अपने पिता से कुछ भी नहीं कही और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। आजकल इसीलिए बेटी के जन्म से लोग डरते हैं, माता पिता इसीलिए परेशान रहते हैं कि हमारी बेटी ना हो, इसलिए कि कहाँ से वो दहेज लाएंगे, इतना कहाँ से देंगे, और अगर दहेज नहीं दे पाएंगे
तो उसकी बेटी कहीं सुसाइड कर लेती है, कहीं ससुराल वाले ही उसको मार डालते हैं। और इसीलिए मैंने बिचौलियों को मना कर दिया कि जो लोग दहेज मांगेंगे उनके यहाँ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी। आपको क्या पता कि उसने फांसी क्यों लगाई है? कोई और भी तो कारण हो सकता है। वो लड़की शादी के पहले ही बहुत तेज थी, आप नहीं जानते उसके बारे में। हाँ पापा, आपको नहीं पता है, वो लड़की बहुत तेज़ थी। वो शादी से पहले ही सोशल मीडिया पे कितनी फ़ोटो डालती थी, कैसे कैसे फ़ोटो डालती थी। अच्छे ख़ानदान के लोग ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और खुद ही उसने एक फांसी वाला कांड किया है। इसमें उसके ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। ससुराल वालों को बिना मतलब का बदनाम किया जा रहा है। अरे, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों की सोच इतनी ज़्यादा गंदी। अरे बात को मत घुमाओ। और एक बात सुन लीजिए, मेरी बेटी का रिश्ता होगा तो उसी घर में होगा, बस मैं ये बता दे रही हूँ आप। हाँ पापा, मैं बिचौलिए से अपने आप बात कर लूँगा। अंजलि का रिश्ता होगा तो उसी घर में होगा, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। और पापा, आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आधे पैसे तो मैं अपने ससुराल वालों से मांगूँ। अरे, ये तो कैसी बातें कर रहा है? तू अपने ससुर से मांगेगा पैसा, वो भी अपनी बहन की शादी के लिए? और क्या, आखिर कब वो लोग आएंगे काम? हाँ बेटा, सही कह रहा है। क्यों न मांगे? आखिर किस दिन कमाएंगे वो लोग? अपना शेर जैसा बेटा दे रखा है मैंने उनको, और ठोक बजा करके उनसे पैसे लूंगी। देंगे वो लोग, कैसे नहीं। और पापा सुनिए, जब हम लोग दूसरों को दहेज देंगे तो हम नहीं लेंगे क्या उनसे? ऐसे तो उन्होंने धोखे में शादी कर ली, एक भी पैसा नहीं दिया है। जब तब नहीं दिए, अब उनको देना ही पड़ेगा। अच्छा बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम दोनों ने। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बताओ, अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए अपने ससुराल से पैसा मांगेगा? एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बारे में बहू से या उसके मायके वालों से किसी से भी एकदम बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी बिचौलिए से इस रिश्ते की बात करने के लिए मना कर दिया। अरे बहुत रिश्ते हैं बेटा, बहुत रिश्ते हैं और अच्छे से अच्छे रिश्ते हैं। इससे अच्छे से अच्छे रिश्ते हैं अभी तुम्हारी बहन के लिए। अभी उम्र नहीं निकली जा रही है, और ये लड़का नहीं तो कोई और लड़का मिलेगा हमारी बेटी के लिए, जो कि हमारी बेटी की इज्जत करेगा, उसकी काबिलियत को देखेगा, ना कि दहेज को देखेगा। ऐसा है, बहुत बोल लिया आपने और मैंने सुन भी लिया। तो आप ऐसा करिए, मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ, आप निकल लीजिए 4 धाम की यात्रा के लिए। यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब देख लूँगी अच्छे से, क्योंकि आपकी दखल अंदाजी ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आपकी वजह से ही मेरी बेटी की ऐसी शादी हुई है। तब आप चला ले गए, लेकिन अब आप नहीं चला सकते हैं, और आपकी एक चलेगी भी नहीं। पापा, माँ सही कह रही है। आप ऐसा करो ना, आप उस दिन कहीं बाहर घूमने चले जाओ, और जा कर के बाहर घूमना, मैं यहाँ अपने आप सारे काम कर लूँगा और अपनी बहन की शादी भी कर लूँगा। और रही बात मेरे ससुराल की, मेरे ससुराल वालों की, तो उन्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे पापा। ये तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर उन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे मेरे यहाँ रखना चाहते हैं तो उन्हें दहेज देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर वो दहेज नहीं देते हैं तो अपनी बेटी को वहीं अपने घर बुला लें। मैं नहीं रखने वाला हूँ उनको। ना तो मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँगा, और ना ही तुम दोनों को एक काम करने दूँगा। मेरे जीते जी तो एक काम बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं तो आप ऐसा करिए, बाहर वाला कमरा जो है ना वो खाली पड़ा है, उसे पकड़ो और उसी कमरे में बैठे रहो। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आपको, और घर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपकी सलाह की जरूरत भी नहीं है। हाँ पापा, माँ सही कह रही है। आप चलिए मेरे साथ बाहर वाले रूम में, मैं आपका सारा सामान वहीं रखवा देता हूँ, और आप वहीं पे चुपचाप बैठे रहिए। आज के बाद आप उसी बाहर वाले रूम में रहोगे। बेटा तू मेरी बात सुन, उस बिचौलिए से बात कर और आज ही बात को आगे बढ़ा। हाँ माँ, मुझे भी घर बार सब बहुत पसंद आया, और मैं भी अपनी बहन की शादी उसी घर में करूँगा, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़ जाए। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है, और लड़का पुलिस में है। शादी में थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो अपने पापा से बोल दे, 30-40 लाख रुपए का इंतज़ाम कर देंगे वो। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? 30-40 लाख रुपया कुछ रुपया होता है? मेरी शादी में पता है ना आपको कितना खर्चा लगा था? कितना खर्चा लगा था तेरी शादी में? देखिए जी, मैं एक बात बता दे रही हूँ, आपको चाहे कुछ नजर आए या ना आए, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी में बहुत कर्जा लिया था, और अभी तक वो कर्जा उतरा नहीं है।
आप बताइए वो कहाँ से देंगे इतने सारे पैसे। एक बात मैं बताऊं, जितना तेरी बाप ने तेरी शादी में दिया था उतना हमारे यहाँ लोग भिखारियों को दे देते हैं, समझी? अरे क्या दिया था तेरे बाप ने? वही 11 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी, यही दिए थे ना? कौन सा बहुत बड़ा दहेज दे दिए थे? आप लोगों ने बोला था कि शादी में कोई डिमांड नहीं है। जब हमारे पापा सुने कि आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है तो पापा ने 11 लाख रुपए नगद और एक गाड़ी दे दी। अरे हम बिचौलिए की बात में आ गए, यही तो हमारी गलती थी। वो बिचौलिया बता रहा था इतना देंगे उतना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे हमको क्या पता कि तुम लोग भिखारी हो। अच्छा ये सब बातें छोड़ और अभी अपने बाप को फ़ोन कर और उससे बोल कि 30-40 लाख रुपए का इंतजाम कर दें। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये सब बातें बोलने में? आपके ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपने माँ को फ़ोन करूंगी और वहाँ पे ये कहूँगी कि आप लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं तो आप लोगों की कितनी बदनामी होगी। देख तू फालतू मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरी बदनामी हो या कुछ भी हो, लेकिन तुझे पैसे मंगवाने हैं तो मंगवाने हैं। दोबारा मैं ये बात नहीं बोलूँगा। अभी फ़ोन कर तू। हाँ तो एक बात आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, मैं भी दोबारा नहीं कहूँगी आपसे कि मैं अपने पापा के पास पैसे के लिए फ़ोन नहीं करूँगी बस। एक बात तू मेरी कान खोल कर सुन, मुझसे आवाज़ थोड़ा नीचे करके बात किया करो बस। अरे तो आप देखो ना, तो आप क्या कह रहे हो? फिर तेज बोली, फिर आवाज़ तेज करके बोली। आइंदा अगर तू इतनी जबान चलाई ना, मैं तेरी जबान काट लूँगा, बता दे रहा हूँ। और अभी तू अपने बाप के पास फ़ोन करके 40 लाख रुपए का इंतजाम कर, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा, बता दे। तेरे हाथ पैर तोड़ करके ना उठा करके मैं तुझे तुम्हारे मायके फेंक करके आऊँगा। पूरे 5 किलो दूध खराब करके रख दिए तुमने। और मम्मी ये भी पूछो, 40 लाख रुपए की बात हुई थी इसके पापा से ना, पूछो कही थी कि नहीं कही थी, और देंगे वो लोग कि नहीं देंगे? हाँ बता, क्या कहा तेरे बाप ने, हम ही भरे हैं कि नहीं? मम्मी जी मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, कहाँ से देंगे? उनके ऊपर तो वैसे ही इतना सारा कर्जा है, कहाँ से देंगे मेरे मम्मी? मेरे पापा इतने पैसे ला करके कहाँ से देंगे? अगर तेरे बाप के पास कुछ देने के लिए नहीं था तो क्यों किया मेरे घर में तुम्हारा रिश्ता? लेके जाते किसी भिखारी के घर में तुम्हारा रिश्ता कर देते। मेरे लड़के को क्यों फंसाया तेरा बाप? ओ भाभी सुन, जब मेरा भाई तुझे तेरे बाप के घर फेंक करके आएगा ना, तब तेरा बाप नहीं उनके देवता भी देंगे पैसा। भिखारी कहेंगे। दीदी भिखारियों वाली हरकत तो आप लोग कर रहे हो। मेरे पापा तो अपने दम पर अपने 3 बेटियों की शादी की है, किसी से एक पैसा नहीं मांगे हैं। आप लोग तो एक बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हो, हमारे मायके से पैसा मांग रहे हो। भिखारी तो आप लोग हो दीदी, आप लोग। इलातों के भूत हम बातों से नहीं मानते हैं। सुनिए जी, अभी मम्मी हमें बहुत मारी है, थोड़ा सा दूध बह गया था, बस यही मेरी गलती है। तू मेरी मम्मी के अंदर कमी बताएगी, मेरे माँ के अंदर कमी बताएगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ू। मत मारिए मुझे, मत मारिए। सुन, पैसे तो तेरे बाप को देने ही पड़ेंगे। अरे मत मारिए मुझे, मत मारिए, मत मारिए मुझे। और सुन, आइंदा मुझसे और मेरी बेटी से अगर ऊंची आवाज में बात की ना, जबान खींच लूंगी, बता दे रही हूँ। पता करेगी अपने बाप को फोन की नहीं करेगी? अगर दोबारा मेरी माँ के सामने जबान खोला ना, इससे भी बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारी मैं। ले। अरे मम्मी मेरी कमर। काजल क्या हुआ बेटा, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? पापा मम्मी कहाँ पर है? तेरी मम्मी सिलाई कर रही हैं बेटा। कपड़ा कोई दे करके गया है सिलने के लिए, उसे आज ही चाहिए, तो बस उसी में लगी पड़ी हैं। सारे कामकाज छोड़ करके वो सिलाई ही तो करती रहती हैं दिन भर। पापा मम्मी को तो अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, फिर मम्मी इतनी उम्र में सिलाई क्यों करती हैं? पापा मम्मी को मना कर दीजिए, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, वो इतनी सिलाई ना किया करें। हेलो, हाँ काजल मम्मी। हाँ बेटा बोल, मैं सुन रही हूँ। क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज़ बड़ी धीमी धीमी आ रही है, सो रही है क्या तू? कुछ काम हो बेटा तो बोल दो। देखो बगल वाली जो बिमला आंटी है, सूट दे के गई है सिलने के लिए, उनकी छोरी को आज ही लेने आ रहे हैं, तो शाम तक उनको सिल करके देना है। तू तो जानती है बेटा, जब इस तरह से सिलाई करती हूँ तो 4 पैसे आ जाएंगे। अब दीपावली भी आ रही है घर में। ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ, तू अपने पापा से फोन पर बात कर ले। ले काजल,
कर ली ना तू अपनी मम्मी से बात? ऐसे पूरा दिन ये काम करती हैं। तेरी मम्मी पूरे दिन सिलाई पे काम करती हैं बेटा, पूरे टाइम पे रोटी भी नहीं देती हैं। मैं तो पूरे दिन खेतों में काम करूं, फिर आऊं भैंसों का काम करूं, और घर पे आता हूं तो ये टाइम से रोटी भी नहीं देती हैं, पूरे दिन सिलाई करती रहती हैं। अच्छा ठीक है काजल, थोड़ी देर तू आराम कर ले बेटा, मैं भी थोड़ा भैंसों का काम कर लूं, थोड़ा भैंसों का सेवा कर देता हूँ बेटा, चारा पानी की व्यवस्था कर देता हूँ, तो जो है दूध वूध आ जाता है, उससे भी 4 पैसे आ जाते हैं। अभी तो तुझे पता है ना, अभी तेरे शादी के कर्जे नहीं पूरे हुए हैं, तो मम्मी थोड़ा सिलाई का काम करती हैं और मैं भी थोड़ा दूध वूध का काम कर लेता हूँ, तो जो पैसे आ जाते हैं उससे जो है कर्जा भर देता हूँ। थोड़े कर्जे और बाकी हैं, अब तो लगभग पूरा हो गया बेटा। ठीक है काजल, तू आराम कर ले, ठीक है बेटा? ठीक है पापा, जाइए। पापा कैसे बताऊं मैं, ये लोग मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं पापा। कैसे बताऊं आपको, कैसे कहूं पापा, ये आपसे 40 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कहाँ से देंगे आप? अभी मेरी शादी का कर्ज ही नहीं उतरा है। मेरी माँ बुढ़ापे में सारा दिन सिलाई करती, मेरे पापा खेतों में कमाते हैं। कितनी मुश्किलों से तूने मेरी शादी की थी पापा। और भी 2 बहनें हैं मेरी, कहाँ से देंगे मेरे पापा इतने पैसे? अगर मैं पापा को बोलती हूँ पैसों के लिए, अगर मैं पापा से पैसों के लिए नहीं बोलूंगी तो फिर ये लोग मुझे जानवरों की तरह मारेंगे। बहुत दर्द होता है, अभी जब कल मारे थे इतना दर्द हो रहा है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी फिर ये लोग आएंगे, हम पूरा परिवार जानवरों की तरह मुझ पर टूट पड़ेगी। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्या करूं मैं? बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता बचा है। मुझे पता है पापा मम्मी आपने मुझे बहुत प्यार लाड प्यार से पाला है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। आपने मेरी शादी इन जानवरों से ला करके कर दी, इसलिए पापा मेरी गलतियों को माफ करना मेरी गलतियों को। हुआ जी, कैसे मेरी बच्ची कैसे चली? पता नहीं, कह रहे थे सिलेंडर फट गए। अरे जी, ऐसे कैसे सिलेंडर फट गया? हमको तो केस करना चाहिए उन लोगों के ऊपर। नहीं काजल की अम्मा, काजल अपनी पुलिस वालों से भी यही बयान दी कि सिलेंडर फट गया। मेरी बच्ची अब दुनिया में नहीं रही। अरे फोन भी आया था, मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाई अपनी बच्ची से। मेरी बच्ची अब नहीं रही। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे लगी आप लोगों को ये मेरी छोटी सी स्टोरी? दोस्तों, ज़्यादातर आज हमारे समाज में यही सब हो रहा है। आजकल के रिश्तों में लड़की देखने तभी जाते हैं जब पूरा लेन देन सब फाइनल हो जाता है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि बेटियों के माता पिता तभी अपनी बेटी को घर से जब भी विदा करें तो अपनी बेटी से एक बातें ज़रूर कह कर के विदा करें कि बेटी जब तक तुझसे वहाँ का रिश्ता निभ पाए तभी तक निभाना, और नहीं तो मेरा दरवाज़ा हमेशा तेरे लिए खुला हुआ है। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। अपनी बेटी को गरीब से गरीब के घर विदा करिए, लेकिन दहेज के लोभियों के घर कभी मत विदा करिए। माँ बाप कितना लाड प्यार से अपनी लड़की को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन दहेज के लोभी जो होते हैं उनको इस सबसे मतलब नहीं रहता है। दोस्तों, किसी भी समस्या का निराकरण निकालना जिंदगी को खत्म करना नहीं होता है। जिंदगी बहुत अमूल्य होती है, इसलिए हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।